आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस सप्ताह के हॉट टॉपिक की, जो है महिला आरक्षण बिल। आखिर महिला आरक्षण बिल के आ जाने से देश में क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे और इसी के साथ साथ देश में आने वाले समय में क्या कुछ स्कोप महिलाओं के लिए राजनीति में बढ़ेंगे और साथ ही क्या इस बिल को पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में पास होने के बाद क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट में महिला वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष महालक्ष्मी पवनी। महालक्ष्मी पवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। महालक्ष्मी पवनी जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि महिला आरक्षण बिल के आ जाने से देश में क्या कुछ बड़े बदलाव आप देखती हैं? देखिएगा, महिला आरक्षण बिल आने से और लागू होने से बहुत फर्क होता है। राज्यसभा और लोकसभा का तो पास हो गया है, अब एसेंट मिलेगा प्रेसिडेंट से, तब वो एक्ट बनेगा। लेकिन एक्ट बनने के बाद लागू होने में बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि तुरंत ये लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 334A के मुताबिक वो सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन होगा तब जाकर ये 1/3 कैलकुलेट करेंगे वुमन रिजर्वेशन के लिए, और फिर जनसंख्या के हिसाब से सेंसस करके कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीमार्क करने के बाद ये 1/3 कैलकुलेट होने के बाद तब जाकर वुमन आरक्षण के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं संसद के लिए। तो कम से कम देखिएगा, 2021 में सेंसस होने वाला था, कोविड के वजह से हुआ नहीं, और 2026 में होगा सेंसस, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो डिलिमिटेशन 2029 में होगा, उसके बाद वो 1/3 में लड़ सकते हैं महिला। तो 6 साल तो लग ही जाएंगे लगभग इस बिल को एनैक्ट करने में। जी, महालक्ष्मी पवनी जी, आपने कहा कि इसमें एक लंबा अंतराल बाकी है समय का इसको लागू होने में और इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाए या फिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए कि बिल्कुल जल्दी ला जा सके कहीं न कहीं? देखिएगा, बदलाव आने के लिए तो इस अमेंडमेंट को हटाना ही पड़ेगा तुरंत करने के लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 साल तो वैसे ही चले जाएगा और बिल का वैलिडिटी के पीरियड सिर्फ 15 साल है। तो 15 साल के बाद इसको फिर गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है या खर्च भी कर सकती है, इसको खत्म भी कर सकती है। तो मेरी मुताबिक, मेरी सोच के मान के चलना है कि ऐसा कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ महिला वोट्स के चक्कर में ये लोगों को बेट दे रहे हैं बस। आई मीन, इट्स जस्ट टू वो वोटर्स। महालक्ष्मी पवनी जी, इस बिल को कांग्रेस पार्टी ने 1979 में कहीं न कहीं शुरुआत की थी इस बिल की, लेकिन इसको पार्लियामेंट और लोकसभा में और राज्यसभा में उसको नहीं पहुंचा सकी थी। इसके पीछे कई कारण रहे थे। ऐसे में इस बिल का पास होना अपने आप में कितना एक अहम फैक्टर, एक अहम कदम आप मानती हैं? देखिएगा, 2007 में जब ये बिल को ये किए थे, 2008 में तो ये 108 अमेंडमेंट के मुताबिक आया था, और 2010 में मार्च 9 में राज्यसभा में पास हुआ था। लेकिन जो लोकसभा में जाने से पहले वो 15वीं लोकसभा को डिसॉल्व हो गया था। इसके कारण से ये बिल पास नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे ये लेके भाजपा और नीतीश कुमार जी ने इसका विरोध किया था कि ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन देना है बोल के, इसीलिए उस टाइम पास नहीं हुआ। और इस टाइम जब भाजपा सरकार लेके आना चाहती है तो ओबीसी जी मुसलमान महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है बोल के विरोध किए, और फिर कांग्रेस ने उसी मुद्दे को वो लोग लेके ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं हो रहा बोल के वो लोग विरोध किए। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि नेता होने के बाद द फर्स्ट प्रायोरिटी इज
लोगों के बारे में सोचना है, लोगों का हित के बारे में सोचना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना है। जो भी करते हैं कि लोगों की फायदा के लिए करना चाहिए बस। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये लोगों की भविष्य और प्रोग्रेस के, विकास के इश्यूज है, ये मुद्दे हैं। तो लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जी, महालक्ष्मी पंडित जी, इस बिल के आते ही कहीं न कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले महिला आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां, वो एक और आवेदन कर रही है जिसमें SC ST और OBC कोटे की मांग करी इसी आरक्षण के भीतर। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक कानूनी पेज के अंदर इसकी फंसावट हो सकती है? देखिएगा, रिजर्वेशन तो हो सकती है आर्टिकल 15(3) और 16(4) के मुताबिक, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप लोग महिला के लिए रिजर्वेशन ला रहे हैं, तो ये SC ST, ट्राइबल, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, OBC, ये क्यों? एक ही महिला के लिए आप आरक्षण ला दीजिएगा, 1/3 और खत्म कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा मुद्दा उठाएंगे लोग कि LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं रिजर्वेशन कर रहे हैं। और देखिएगा, SC ST को तो बहुत जमाने से रिजर्वेशन तो हो चुका है, बहुत साल बीत गए हैं, 75 साल हो गए हैं रिजर्वेशन को लाके, फिर भी रिजर्वेशन उन लोगों के लिए खत्म नहीं हुआ, क्योंकि संविधान के मुताबिक सिर्फ 20 साल के लिए लागू होना था। लेकिन ये तो लगातार चलते जा रहा है। जी, महालक्ष्मी पंडित जी, इससे जुड़ा आपसे मेरा अगला सवाल है कि इस बिल के पास होने के बाद भी कई कांग्रेस के नेता हैं जिनका एक बयान सामने है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद भी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या इसकी भी संभावनाएं हो सकती है, ऐसा आप देखती हैं बिल के पास होने के बाद भी? देखिएगा, बिल को चैलेंज नहीं कर सकते। बिल जब एक्ट बन जाती है तो प्रेसिडेंट साइन करके है, राष्ट्रपति महोदय जब सिग्नेचर हस्ताक्षर डालते हैं, तब वो बिल जाकर एक्ट बनता है। तो एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं, उनके 1000 रीजंस हो सकते हैं, कानूनी तौर पे वो चैलेंज कर सकते हैं। जी, महालक्ष्मी पंडित जी, इस बिल के आ जाने से महिला को राजनीति में कितना स्कोप मिलेगा, ऐसा आप देखती हैं? और क्या इससे कहीं कि महिला अपने आप को एक एम्पावरमेंट समझेगी, ऐसा आपको लगता है? देखिएगा, पॉलिटिकल स्टेटस में इक्वालिटी मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला बोल सकती है, वो एक स्टैंड ले सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इन लोगों को बहुत सारे पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और दूसरी बात मान के चलिए, एक मुश्किल सीट से चुनाव लड़ने को बोलेंगे कि कभी महिला जीत ही नहीं सकती, तो फायदा क्या हुआ? अब बताइएगा कि वैसे सीट पे महिला को खड़ा करके अगर वो जीत ही नहीं सकती, तो कोई मतलब नहीं है वो 1/3 रिजर्वेशन का। तो कुछ तो लाना चाहिए कि उसका फीजिबिलिटी हो, कि वो रिप्रेजेंट करे, कि वो जीते, वो वहां तक पहुंचे और लोगों की सेवा करे, और सशक्तिकरण को और बढ़ाए, और हिम्मत दे दूसरी औरतों को कि वो भी निर्णय ले सके और देश की तरक्की की ओर लेके और आगे बढ़े। जी, महालक्ष्मी पंडित जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि हमने पंचायती राज में भी देखा है, कहीं न कहीं महिलाएं सरपंच के पद पर भी है, प्रधान के पद पर भी है, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल यहाँ पर बड़ा ये आता है कि महिलाओं के पद पर होने के बावजूद भी महिला पति जो है वो चीजों को कहीं न कहीं कंटिन्यूसली चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बिल का आ जाने के बाद जो एक चलन जो है महिला पति का, या फिर महिला के इलेक्शन वाले जो है वो उसको चलाने, ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर सारी हट जाएगी इससे आने की? देखिएगा, पंचायती राज आखिर 27 साल होने को है, उसमें भी 33% बोले थे, लेकिन कुछ राज्यों ने, जैसा केरला हो या आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, ऐसे राज्यों में अभी 50% पंचायती राज या सरपंच में महिला के लिए आरक्षण किए गए हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन संवाद में बिल भी पड़ा है कि जो पास होने के बाद 50% आरक्षण महिला के लिए देंगे, सरपंच के लिए देंगे।
25 साल पहले तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, महिला नहीं चलाती थी, उनका पिताजी चलाते थे या उनका पति चलाते थे, ये तो सिर्फ एक अंगूठा छाप थे या ये रबर स्टैम्प थे। लेकिन मैं अभी बोल सकती हूँ बहुत गर्व के साथ कि बहुत सारे महिला ऐसे हैं सरपंच जो MBA है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, तो बाहर के और फॉरेन रिटर्न है, जो अपना अच्छा सा जॉब छोड़ के देश के सेवा में लगे हैं कि महिला को प्रोग्रेस करने के लिए। बहुत सारे सरपंच हैं, जैसे राजस्थान में देखेंगे तो हरियाणा में देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। कोचिंग सेंटर्स फॉर गर्ल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग, फिर इरिगेशन, फिर रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं और बहुत सारे महिलाओं को अपने पैर पे खड़े होने का ताकत और हिम्मत दिए हैं ये सरपंच। क्योंकि ये सरपंच सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहती हूँ जब भी ये रिजर्वेशन हो ताकि वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स हो कि एक ग्रेजुएट होना चाहिए या 12वीं पास होनी चाहिए कंपल्सरी, और जो निर्णय ले सके, कोई दबाव में आके न रह सकते। क्योंकि मर्द आदमी लोगों का कहना ये है कि अगर महिला ज्यादा आ सकती है यहाँ क्षेत्र में, पॉलिटिकल सीट्स में, तो उनका घर बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि आदमी लोगों का सोच अभी भी वही पेट्रियार्कल डोमिनेटिंग ये है कि वो अपने औरतों को दबा के रखना चाहते हैं, कंट्रोल में लाके रखना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है अगर अपना देश को और तरक्की के आगे और लेके जाना है। जी, महालक्ष्मी कॉलोनी जी, आपने